हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कुणाल, आशीष, प्रमांशु, अंकित, अभय, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोग सिंस एंड फॉर कर रहे थे, ठीक है। सिंस एंड फॉर किया था, यहाँ तक किया था ना, कस्टम वाला। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रॉबिन्स, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? अब आ जाओ चाइल्डहुड का। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश चाइल्डहुड। वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। देखो, चाइल्डहुड एक आपके लाइफ का पॉइंट है। जब आप जन्म लेते हो तो आप नवजात शिशु होते हो, आप इन्फेंट होते हो, एक पॉइंट है। फिर आप चलने फिरने लगते हो तो टॉडलर बन जाते हो। 12-13 साल में एक लाइफ का पॉइंट है, एडोलसेंस होते हो, ठीक है। फिर आप टीनेजर में आते हो फिर अडल्ट बनते हो, फिर मैनहुड में आते हो, फिर एग्जाम क्रैक करते हो, फिर ओल्ड एज में चले जाते हो। ओके, ओल्ड। तो ऑल दीज आर एक एक पॉइंट ऑफ योर लाइफ। एक एक जैसे एंशियंट मेडिवियल और मॉडर्न था, ये भी वैसे ही है। तो इसके साथ भी सेंस लगाना, सिंस चाइल्डहुड, फॉर चाइल्डहुड नहीं, सिंस। सिंस चाइल्डहुड, ओल्ड भी हो जाओगे। हाँ अभी तो आप लोग ये हो, अभी आपके ओल्ड होने में टाइम है। अभी तो आप लोग अडल्ट में हो, फिर मैनहुड में जाओगे तब अभी टाइम। ऑल दीज आर तो सिंस चाइल्डहुड होगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब देखो, लिख लिया ना। एक चीज मुझे और बताना था कि मीनिंग अलग जाता है। जैसे मंडे के लिए हम फॉर नहीं लगाते, हम मंडे के लिए सिंस लगाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि मंडे के लिए, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिंस एंड फॉर, ठीक है। सिंस एंड फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर ड्यूरेशन बताता है। तो मंडे सिंस, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है तो मैंने सिंस लगाया। सिंस मंडे मतलब मंडे से। अगर मंडे के साथ सिंस एंड फॉर में चुनना हुआ तो हम सिंस चुनेंगे। लेकिन कभी कभी हम मंडे के साथ ऑन भी लगा देते हैं, ऑन मंडे, ठीक है, टिल मंडे। वो तो सेंस के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंज होता है, बिफोर मंडे या आफ्टर मंडे। फिर हो गया बाय मंडे। तो और भी ऐसा नहीं है कि मंडे के साथ हमेशा सिंस ही लगेगा। अगर सिंस एंड फॉर में देखा जाए तब सिंस लगेगा, लेकिन हम मंडे के साथ ऑन भी लगाते हैं, मीनिंग अलग जा रहा है। सिंस मंडे मतलब मंडे से लेकर अब तक, और ऑन मंडे मतलब एग्जैक्टली मंडे को, टिल मंडे मतलब मंडे तक, बाय मंडे भी मंडे तक काम कर लेना, बिफोर मंडे मतलब मंडे से पहले। तो अलग अलग प्रेपोजिशंस मंडे ले सकता है, लेकिन सेंस अलग जाएगा। लेकिन सिंस एंड फॉर में अगर चुनना हो तो फॉर नहीं चुनेंगे, सिंस चुनेंगे। 1 मंथ 2 मंथ के साथ सिंस नहीं लगता है, ठीक है। 1 मंथ 2 मंथ के साथ फॉर लगता है। 1 और 2 से ड्यूरेशन डिनोट होता है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज मुझे और बताना था कि मैंने तो आपको मंडे के साथ वो, चलो मैं अलग से उसको करवाऊंगी। अभी पहले मैं आपको वो कल बता रही थी ना कि सिंस एंड फॉर, और आज हम करेंगे सिंस एंड फ्रॉम। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट फॉर ड्यूरेशन बताता है। तो आप बोलोगे मैम सिंस एंड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले दोनों में समानता क्या है? दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फ्रॉम जो, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फ्रॉम का मतलब भी होता है मंडे से, और सिंस का मतलब भी होता है मंडे से। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और ये परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। ये तो कोई भी टेंस में लगा लो, ये परफेक्ट टेंस में नहीं। सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में हो। ये देखो, ही इज वर्किंग
फ्रॉम मंडे। मंडे क्या बताता? मंडे पॉइंट ऑफ टाइम बताता। कब से? मंडे से। तो हम मंडे के साथ फ्रॉम तो लगा ही लेंगे, क्योंकि मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस भी लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर फ्रॉम भी लगाते, फॉर नहीं लगाते। ही इज वर्किंग सिंस मंडे। तो यहाँ पे कहीं से भी सिंस एंड फ्रॉम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मंडे के साथ हम सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं। फिर भी नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो ही इज वर्किंग नहीं होगा, ही हैज बीन वर्क। कंटिन्यूअस है तो हम भी कंटिन्यूअस रखेंगे, बट फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है। हाँ, क्वेश्चन टैग इजी चैप्टर है। ओके, फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होगा, बट सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा। परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। ही हैज वर्कड। ये तो टेंस पढ़ने के बाद ना ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब समझ रहे हो? नॉर्मल परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। वो मंडे से अब तक काम कर रहा है और मंडे से काम कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे काम अभी भी चल रहा है, यहाँ पे हो चुका। सिंस 30 इयर्स नहीं होगा। किसने बोल दिया कि सिंस 30 इयर्स होगा? फॉर 30 इयर्स। सिंस नहीं होगा, फॉर होगा। तो सिंस एंड फॉर में ये डिफरेंस है कि सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में यूज होगा और फ्रॉम वाला परफेक्ट में यूज नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि मैम ये सेंटेंस तो परफेक्ट नहीं है, तो हम इसको फ्रॉम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता है और ये परफेक्ट में नहीं है। तो जिसके मन में ये होगा उसका आंसर सी होगा। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम सिंस लगा है तो सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए ना, और कंटिन्यूअस में जा रहा है तो हम लोग भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखेंगे। ही हैज बीन वर्किंग। जिसके दिमाग में ये आएगा उसका आंसर ए होगा। तो दो तरह का आंसर आ सकता है। बच्चों को लगेगा कि चलो इसको सही रखते हैं, इसको सुधार देते हैं, या ये सही है इसको सुधार देते हैं। देखो, हम सुधारते हैं उस चीज को है ना जो गलत है। कहीं से भी सिंस मॉर्निंग गलत नहीं था। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ तो सिंस लगेगा, यहाँ कोई गलत नहीं है। और सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा, इसलिए आंसर ए हो। ए हैज बीन वर्किंग। लिख लिया है सबने?
ओके, चलो ये भी हो गया। अभी तो हमने सिंस एंड फॉर किया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कल मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को बहुत सारे भाग में डिवाइड किया गया है। बहुत सारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइप्स है। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइप में अभी अभी मैंने आपको सिंस पढ़ाया, फॉर पढ़ाया और उसी से रिलेटेड फ्रॉम भी पढ़ा दिया। अब चलो, अब हम चलते हैं एट, फिर चलते हैं इन और फिर चलते हैं ऑन। ऑन 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 एट किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के सेंस में, ठीक है। कभी कभी एट जगह भी बताता है। जब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करेंगे वहां एट को एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ाऊंगी, बट यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं तो एट क्या बताता है? एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम। और इन क्या बताता है? जब लंबा ड्यूरेशन हो। ओके, फॉर लॉन्ग लार्जर ड्यूरेशन या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जब लंबा टाइम पीरियड हो उसके लिए इन यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला बाद में करेंगे, इन किसके किसके साथ यूज हो, ठीक है। ऑन वाला हम बाद में करेंगे, पहले ये देखो। ही विल कम, he will come dash 6 o'clock dash the morning, तो ये 6 o'clock मॉर्निंग लंबा ड्यूरेशन है ना। मॉर्निंग 3 से 4 घंटों का होता है और 3 से 4 घंटा मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो इन लगाओ। बट यहाँ मॉर्निंग का एग्जैक्ट बता रहा है, मॉर्निंग का एग्जैक्ट टाइम कितने बजे? एग्जैक्टली 6 o'clock। तो इसके लिए एट, एक छोटा सा ये एग्जाम्पल है, लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग करेंगे। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट लगाना, एट 6 PM, एट 10:30। डन, ओके। अब चलो, पूरे डे के पार्ट के साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? ओके, पार्ट्स ऑफ डे। दिन की शुरुआत कब से होती है? पार्ट्स ऑफ डे, दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जिसको भोर बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उस फेज को क्या बोलते हैं? उस फेज को हम बोलते हैं डॉन, DAWN, डॉन। उसको हम या तो सनराइज भी बोल सकते हैं। सनराइज मतलब जब सूर्य उदय होता है, उसको हम बोलते हैं डे ब्रेक। हल्का अंधेरा हल्का उजाला होता है सुबह 4-5 बजे वाला, उसको हम डे ब्रेक बोलते हैं। डे ब्रेक हो रहा है मतलब दिन खुल रहा है, दिन की शुरुआत हो रही है। जब पूरी तरह से उजाला हो जाता है तब क्या आ जाता है? मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बाद जब एग्जैक्टली दोपहर का 12 बजता है, ओके, एग्जैक्ट 12 बजे वाले टाइम को हम नून बोलते हैं, दिन का 12 बजे। फिर 12 से 4 वाले समय को हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं, आफ्टरनून 12 से 4। फिर आफ्टरनून के बाद सीधा नाइट नहीं होता है। जैसे जब सनराइज होता है हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसी तरह जब सनसेट होता है, सनसेट होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसको डस्क बोलते हैं, या उसको हम सनसेट बोलते हैं, या उसको हम ट्वाइलाइट बोलते हैं। इवनिंग छोड़ दिया, ओके, रुको, इवनिंग छोड़ दिया मैंने, सॉरी। इवनिंग पहले शाम होता है, इवनिंग होता है, ठीक है। इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का होता है। और जब इवनिंग के बाद तुरंत नाइट नहीं आता है, ठीक है। इवनिंग के बाद जब 6:30 पौने 7 होता है ना, तो उस समय सूर्यास्त होने लगता है, उसको बोलते हैं डस्क। उस समय भी हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसको सनसेट बोलते हैं और उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। TW है ये, ट्वाइलाइट। और फिर हो जाता है नाइट, ठीक है, नाइट हो जाता है। और नाइट के जैसे दोपहर के 12 बजे को नून बोलते हैं ना, उसी तरह रात के 12 बजे को हम
मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट इज 12 बजे वाला रात। अब चलो देखते हैं किसके साथ क्या प्रेपोजिशन आए। वोकैब का वेटेज क्या रहता है? भर भर के वोकैब का वेटेज रहता है सीपीयू में। सीपीयू का तो 200 नंबर का पेपर है। मीन्स डॉन एग्जैक्ट टाइम है जब सनराइज होता है। आप न्यूज़पेपर में देखते हो, हिंदी न्यूज़पेपर में या इंग्लिश न्यूज़पेपर में सनसेट और सनराइज का टाइमिंग रहता है, सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइमिंग रहता है, जो समर और विंटर में वैरी करता है। समर में थोड़ा सा सूर्योदय जल्दी हो जाता है, तो न्यूज़पेपर में सूर्योदय और सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइम रहता है। और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाओगे? एट। कभी भी इन डस्क नहीं लगाएंगे, क्या लगाते हैं? एट डस्क, एट सनराइज, एट डे ब्रेक। बट मॉर्निंग तो 3 से 4 घंटों का है, 3 से 4 घंटों का है तो लंबा ड्यूरेशन है, इन लगाएंगे। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून भी 12 से 4 इन लगेगा। और इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का होता है ड्यूरेशन इन। बट नून तो दोपहर का एग्जैक्टली 12 बजे है ना, एट लगाओ। और एग्जैक्ट टाइम पे सन सेट होता है, यहाँ एट लगाओ। और रात के एग्जैक्ट 12 बजे के लिए भी एट लगाओ। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम नाइट भी तो 6 से 7 घंटों का होता है, और लंबा ड्यूरेशन के लिए हमें तो इन लगाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग लंबा ड्यूरेशन है, आफ्टरनून लंबा ड्यूरेशन है, इवनिंग लंबा ड्यूरेशन है, इन लगाया। नाइट के साथ दोनों होता है, एट भी होता है, इन भी होता है। ठीक है, आप पहले लिखो कब एट होगा कब इन होगा, बता रही हूँ। 50% वोकैब तो सीडीएस में आ गया था ना, बट सीपीओ का पेपर 200 नंबर का होता है। सीपीओ के मेंस में मैथ्स और रीजनिंग वगैरह, जीएस वगैरह नहीं है, तो सीपीओ वाले बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश से प्यार होना चाहिए। ट्वाइलाइट का मतलब भी होता है शाम, जब सन सेट होता है उसी को ट्वाइलाइट तो मूवी भी देखा होगा आपने। तो अब दिमाग में आएगा कि मैम नाइट के साथ कब इन लगेगा, और नाइट के साथ दोनों लगता है, तो कैसे पता चलेगा कब इन लगेगा कब एट लगेगा? क्योंकि नाइट तो दोनों लेता है, नाइट के साथ। ठीक है, हम एट कब लगाते हैं? जब जनरल सेंस में बात हो रही है, रोज वाली रात के बारे में बात हो रही है, बट किसी खास रात के बारे में बात हो रही है तो इन लगाना। पर्टिकुलर नाइट के लिए, सामान्य रात की बात हो रही है तो इन लगाना, एट लगाना। खास रात की बात हो रही है तो इन लगाना। जैसे ही स्लीप्स लेट इन नाइट या एट नाइट। द स्टार्स appear in या at night. I go for a walk in night या at night. The party, क्योंकि नाइट के साथ एट और इन दोनों लगता है। रोज वाली रात जनरल सेंस में बात कर रहे हो तो वहां पे एट लगाना, किसी खास रात के बारे में बात कर रहे हो तो इन लगा देना। यहाँ तो एक ट्रिक भी छोड़ा गया है। देखो एक ट्रिक छोड़ा गया है यहाँ पे ना, यहाँ पे नाइट के पहले द नहीं लगा है, यहाँ भी द नहीं लगा है, यहाँ भी द नहीं लगा है।
अगर द लग गया है, द नाइट लग गया है, द लगाते हैं किसके लिए? किसी खास रात के लिए। किसी खास रात की बात हो रही है, किसी खास पार्टी की बात हो रही है जो किसी खास रात को है, तो द लगा दिया ना, द लगा के पर्टिकुलर कर दिया, तो यहाँ पे इन लगेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं पे द नहीं लगा है, रोज वाली रात की बात हो रही है, वो जनरली रात को लेट से सोता है, सामान्य बात हो रही। जनरली जो तारे होते हैं आसमान में रात को दिखते हैं, जनरली वो वॉक पे जाता है रात को, तो यहाँ पे द भी नहीं लगा। जहाँ द लग गया किसी खास रात की बात हो रही है, इन लगाना। ठीक है, ये भी हो गया है ना। तो ना यही लिखवाया था मैंने, नाइट और वो सबके साथ दोनों होगा। ठीक है, ही स्लीप लेट, रात को लेट से सोता है। एट द इनॉग्रल, ये जो उद्घाटन समारोह है ना, किसी खास उद्घाटन समारोह की बात हो रही है, किसी खास रात, और द भी लगा है, इन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हो गया। अब बताओ कि एट द बिगनिंग, ये किसी एग्जाम में आया था, ठीक है, CHSL के एग्जाम में आया था, और ये वाला क्लोज टेस्ट में था। प्रेपोजिशन कहीं भी पूछ देते हैं, प्रेपोजिशन एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करता है, फिलअप्स में भी हेल्प करता है, और एरर्स में तो आता ही है, बाकी यहाँ भी यूज करूंगे। ये क्लोज टेस्ट में आया था, और वहां पे ऑप्शन में एट द बिगनिंग भी था और इन द बिगनिंग भी था, क्योंकि और दोनों सही है। एट द बिगनिंग ये भी सही है, और इन द बिगनिंग दोनों सही है, और ऑप्शन में दोनों था। इन द बिगनिंग किसके लिए यूज करते हैं? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। इन द बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआती दौर में, और एट द बिगनिंग का मतलब होता है शुरू में। शुरू में, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। ओके, शुरू में, और ये शुरुआती दौर में, मतलब तो दोनों का सेम ही है। अब देखो, अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये लिख सकती हूँ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। मूवी के शुरू में, मूवी कोई बहुत लंबा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा मूवी का ड्यूरेशन क्या है, 2 से 3 घंटे, या 3 से 4 घंटे का मैक्स मूवी का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो एट द बिगनिंग लगाऊंगी। बट इन द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी तो एक लंबा ड्यूरेशन है ना, तो लंबा ड्यूरेशन के लिए हम इन लगाते, छोटे ड्यूरेशन के लिए एट लगाते। ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसा था क्लोज टेस्ट में, मैन डिड नॉट नो, ऐसा था, इन द डैश था, मैन डिड नॉट नो हाउ टू राइट, हाउ टू काउंट, ऐसा था। शुरुआती दौर में मैन को गिनना नहीं आता था, या तो वो पेड़ों के टहनियों पे या उंगलियों के मार्क्स पे गिनती करते थे, तो शुरुआती दौर में, तो वहां पे होना चाहिए था इन द बिगनिंग। मैन को के शुरुआती दौर में मैन को ये नहीं आता था, लंबा ड्यूरेशन है। एट द बिगनिंग नहीं होगा, इन होगा। सभ्यता के शुरुआत में, सिविलाइजेशन में मैन को काउंटिंग नहीं आती थी। चलो ये हो गया। ऐसा ही कुछ था, एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी, मूवी एक छोटा सा टाइम पीरियड है, एट लगाना, और द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन वाला था, सभ्यता के शुरुआती दौर में,
यहाँ पे लंबा ड्यूरेशन है ना, इन लगाना, लंबे ड्यूरेशन के लिए इन लगाना, लिख लिया है इसको। हाँ, और इन कहाँ कहाँ लगता है? एक तो मैंने दिन के साथ बता दिया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ इन, डॉन, डस्क, नून और मिडनाइट के साथ एट। ठीक है, और इन कहाँ कहाँ लगता है? ईयर्स के साथ। ओके, ईयर्स जैसे 2017, इन 2017, इन 2018, क्योंकि ईयर्स एक लंबा ड्यूरेशन है ना, 365 366 डेज का है। मंथ्स के नाम के साथ, मंथ्स में जैसे इन जनवरी, इन फरवरी 30-31 डेज का है। सीजन भी लंबा ड्यूरेशन है, इन समर, इन विंटर। तो और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? इनका यूज ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ। जैसे ही विल कम डैश 2016, 2016 क्या है? एक ईयर है, और ईयर एक लंबा ड्यूरेशन है, तो एट 2016 नहीं होता, इन। माई बर्थडे इज, जैसे मे मंथ का नाम है, और मंथ के नाम के साथ भी इन लगाना। आप पहले ये दोनों को कॉपी करो। अरे पिछले वाला स्लाइड को क्यों नोट कर रहे हो? जो चीज आपने नोट कर लिया है उसको फिर से क्यों नोट करना है? ओके, ये मैंने अलग से लिख के बता दिया था, एट द बिगनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। फिर से क्यों लिख रहे हो उसको? ही विल कम, किसी भी ईयर के नाम के साथ, किसी भी मंथ के नाम के साथ, किसी भी सीजन के साथ इन लगाना। इन, जैसे सीजन के साथ पहले लिख लो, ही विल कम इन समर, इन समर सब। अभी ऊपर सी और डी कॉपी मत करना, ठीक है? सी और डी को अलग से करवाऊं। ही विल कम, अभी ये तीनों लिखा था ना मैंने, मंथ वाला एग्जांपल दिया था, ईयर वाला दिया था, और सीजन वाला, ये अभी कॉपी नहीं करिए, ठीक है? ही विल कम एट समर नहीं होगा, इन समर। अच्छा, अब मैंने ऑन करवाती हूँ। ऑन, ऑन किसके लिए यूज होता है? जब भी डेज का नाम हो, कोई भी डेट आ गया उसके साथ ऑन यूज होगा। जैसे डे का नाम में ही विल कम ऑन मंडे। आप बोलोगे मैम आपने तो मंडे के साथ सिंस बताया, सिंस भी लगता है, बट सिंस में मीनिंग अलग जाएगा। सिंस का मतलब है मंडे से, अब तक, बट ऑन मंडे का मतलब है मंडे को। तो मंडे इज अ नेम ऑफ अ डे, तो डे के नाम के साथ भी ऑन लगता है। फिर लिखा मैंने ही विल कम ऑन 16th, कोई भी डेट आ गया ना, ये ठीक है, कोई भी डेट आ गया, डेट, डेट के साथ कभी भी एट मत लगाना, डेट के साथ भी ऑन लगता है, ठीक है? ऑन, ऑन, ऑन। अब नोट डाल के यहाँ पे लिखो, ही विल कम डैश मार्च, ही विल कम डैश 4th March, he will come डैश March 4th। देखो, अकेला मंथ का नाम हो तो मंथ के नाम के साथ क्या सीखा?
मंथ के नाम के साथ, ईयर के नाम के साथ, सीजन के साथ इन लगाओ। बट इफ अ मंथ इज अकम्पनीड बाय अ डेट, यहाँ मंथ है लेकिन मंथ के साथ एक डेट आ गया, ठीक है, यहाँ भी मंथ के साथ एक डेट आया, चाहे वो डेट शुरू में हो, बाद में मंथ हो, या मंथ शुरू में हो या डेट बाद में हो, लेकिन जहां भी अकेला मंथ है तो इन लगाना। बट मंथ के साथ जहां भी डेट आ गया, चाहे वो डेट का जिक्र शुरू में हो बाद में, ऑन लगाना, ऑन। ठीक है, हाँ, ये भी हो गया। ये मंडे के साथ ऑन लगाना, ठीक है, मंडे के साथ तो ऑन लगाना, और मंडे के साथ कोई डेट आ गया है तो वहां भी अच्छा एक चीज और, जैसे ये लिखा मैंने, ही विल कम डैश द इवनिंग, वो इवनिंग में आएगा और इवनिंग के साथ तो इन लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आ गया सोमवार के शाम आएगा, मंडे इवनिंग, ठीक है, अगर मंथ के नाम आया साथ में डेट आ गया तो ऑन लगाना, ठीक है, और अगर जैसे अकेला इवनिंग है तो इन, लेकिन इवनिंग के साथ संडे मंडे आ गया, ऑन। इन मंडे इवनिंग नहीं होता, ऑन मंडे इवनिंग। ठीक है, ये भी हो गया मंडे ट्यूसडे के साथ। अभी तो कुछ और भी है एक्सेप्शंस। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश मार्च, अकेला मार्च होता तो इन लगाते, बट मार्च के साथ कोई डेट आ गया, चाहे वो डेट शुरू में हो या मंथ के बाद वो डेट, लिखना नहीं, लिख लिया इसको, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखवा दिया मैं, नहीं लिखना, हर चीज नहीं लिखना। अब इसको लिखना, पहले तो आप इसको कॉपी करिए, ठीक है, सारा को कॉपी करके डन बोलिए। आप लोग जब समझाती हूँ ना, एक मिनट, हाँ, तो फिर आप लोग लिखने में लग जाते हो। पहले 5 को कॉपी करो, हिल कम ऑन मंडे, हिल कम ऑन लास्ट मंडे, एवरी मंडे, नेक्स्ट मंडे, ऑन मंडे। आप लिख के डन बोलना।
ठीक है, चलो पढ़ लिया सबने। ही केम ऑन मंडे, आपने बोला है कि मैम आपने तो मंडे और ट्यूसडे के साथ ऑन लगाने के लिए बोला है, तो यहाँ तो ऑन सही है, ठीक है, ऑन सही है। वो एग्जैक्टली कब आएगा? मंडे को आएगा। और ही केम ऑन लास्ट मंडे, यहाँ पे सिर्फ मंडे था, यहाँ पे है लास्ट मंडे, वो लास्ट मंडे को आया, वो हर मंडे को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ तो ऑन सही है, बट यहाँ सिर्फ मंडे, मंडे नाउन है, बट यहाँ देखो नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया। मंडे क्या है? नाउन। कौन सा मंडे? लास्ट मंडे। और एवरी भी डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। और जब भी एडजेक्टिव आ गया तो वहां पे प्रेपोजिशन नहीं लगाना, प्रेपोजिशन हम नाउन के साथ लगाएंगे, नाउन के साथ। तो जब भी मंडे के साथ, एवरी मंडे, ईच मंडे, ना लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे एडजेक्टिव आ गया तो उसके साथ ऑन मत लगा, यहाँ पे सिर्फ लगाना। और अब देखो दोनों जगह, यहाँ पे नेक्स्ट बाद में आया, मंडे नेक्स्ट बाद में आ गया, यहाँ मंडे पहले आ गया तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पहले आया था। आपको कई बार ऐसे आप बोलोगे मैम मंडे के साथ तो ऑन लगता है, प्रेपोजिशन यहाँ पे लगा है ऑन, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया है ना, मंडे की विशेषता बता रहा, कौन सा मंडे? लास्ट मंडे। कौन सा मंडे? हर मंडे। कौन सा मंडे? आने वाला मंडे, ये बीता हुआ मंडे, ये आने वाला। तो जब भी मंडे के साथ ऑन, लास्ट, एवरी, नेक्स्ट, ईच आ गया, ऑन हटा दीजिए। लेकिन अगर नेक्स्ट बाद में आया, यहाँ तो पहले ही नाउन आ गया मंडे, तब ऑन लगा। जैसे ऐसा कई बार सेंटेंस आया, ऑन लास्ट मंडे आई विजिटेड द जू। लास्ट मंडे को आप जू गए थे, तो आप बोलोगे कि मैम मंडे लगा, मंडे तो सही है। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, ऑन मंडे आई विजिटेड द जू, तो यहाँ पे सही होता। बट मंडे के साथ लास्ट मंडे, एवरी मंडे, ईच मंडे, नेक्स्ट मंडे आ गया, उसके साथ ऑन मतलब सिंपली क्या होगा? लास्ट मंडे। ऑन एवरी मंडे भी नहीं होगा, ऑन एवरी मंडे, हर मंडे ट्यूसडे को आप टेम्पल जाते हो, ऑन एवरी ट्यूसडे आई विजिट द टेम्पल। अब द लगा सकती हूँ, हो सकता है कि किसी खास टेम्पल की बात कर रही हूँ, द लग सकता है, तो एवरी आ गया है ना, तो ऑन एवरी नहीं हो, सिंपली एवरी मंडे, ईच मंडे। ओके, तो चलो ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। आप आ जाओ फेस्टिवल्स के साथ। हम फेस्टिवल्स के साथ क्या लगाते हैं? फेस्टिवल्स के साथ वैसे तो हम एट लगाते हैं, रुको ऐसे लिखो, लेकिन कभी कभी वैरी करता है विथ फेस्टिवल्स। कोई फेस्टिवल्स किसी खास दिन में ही होता है, जैसे होली का कोई खास दिन नहीं है, क्रिसमस 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब का तो कोई खास दिन है ना। मकर संक्रांति भी 14 जनवरी को होता है। विथ फेस्टिवल्स के साथ क्या लगाते हैं जरा देखना, फेस्टिवल्स के साथ एट और ऑन दोनों लगता है, ठीक है, दोनों लगता है। अब क्या सेंस में कैसे लगेगा? ही विल कम, डायरेक्ट हिंदी मत करना, वो होली में आएगा तो इन लगा दे रहे, नहीं इन तो बिल्कुल नहीं लगता, होली, ही विल कम होली, वो होली में आएगा और वो होली के अवसर पे आएगा। ही विल कम डैश द ओकेजन, ओकेजन का स्पेलिंग देखना, ओकेजन का स्पेलिंग एग्जाम में आता है, एग्जाम में मिसस्पेल्ड वर्ड में आता है, क्या करते हैं ना, डबल एस लगा देते। ओके, ओकेजन में, ओकेजन का मतलब आप सर, ओकेजन में डबल सी तो लगता है बट डबल एस नहीं लगता, सिंगल एस लगता है, ऑफ होली। ही विल कम डैश द ईव ऑफ, ईव का मतलब है पूर्व संध्या, एक शाम पहले। ही विल कम डैश क्रिसमस। जो स्लाइड में लिखा रहता है ना, उसी को मैं हाथ से लिखती हूँ ताकि आपको भी लिखने का टाइम मिल जाए।
या ना आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते, नेक्स्ट मंडे, ये सब पहले आप इसको लिखो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ही विल कम ऑन एवरी मंडे। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये एवरी मंडे किसकी विशेषता बता रहा है? अकेला मंडे तो नाउन है, ठीक है, अकेला मंडे तो नाउन है। एवरी मंडे किसकी विशेषता बता रहा है? अरे होली का स्पेलिंग एल वाई नहीं होगा, एल वाई होली का मतलब तो पवित्र हो गया, पायस। ही विल कम डैश, वो हर मंडे को आएगा आपसे। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ऑन एवरी मंडे। ये किसकी विशेषता बता रहा था? एवरी मंडे, कम की। और कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। और ये एडवर्ब नहीं है, दो वर्ड का बना हुआ है, तो दो वर्ड का बना है, मतलब ये फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है, इसीलिए मैंने ऑन हटा दिया। ही की विशेषता थोड़ी बता रहा है, ही एवरी मंडे थोड़ी है, ही एवरी मंडे नहीं, वो एवरी मंडे आएगा, आने की। वर्ब की विशेषता एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब तो एक ही वर्ड का होता है, क्योंकि ये दो वर्ड का है तो फ्रेज है। और कम की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता। द ईव का मतलब है पूर्व संध्या, जैसे ईव ऑफ न्यू ईयर। ईव का मतलब है एक शाम पहले। ईव ऑफ न्यू ईयर में क्या आएगा? 31 का दिसंबर। पूर्व संध्या मतलब 1 जनवरी के एक दिन पहले, 31 दिसंबर के इवनिंग को ईव बोलो। अब होली के लिए हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, एट। ही विल कम एट होली, एट। लेकिन वो होली के अवसर पे आएगा। और ये जो ओकेजन वर्ड है ना, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट के वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन चेंज होता है। एट द ओकेजन नहीं होता है, वो होली के अवसर पर आएगा, कभी भी एट द ओकेजन नहीं होता, इट्स ऑन द ओकेजन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो होली है, लेकिन यहाँ का थोड़ा मीनिंग अलग जा रहा है ना। वो एग्जैक्टली होली में आएगा, और वो होली के अवसर पे आएगा, ऑन द ओकेजन। वो होली के एक शाम पहले आएगा, तो इन द ईव नहीं होता, ऑन द ईव। अब क्रिसमस, आप बोलोगे मैम होली के साथ आपने एट लगाया, लेकिन क्रिसमस भी तो फेस्टिवल है, तो आपने ऑन क्यों लगाया? क्योंकि क्रिसमस का दिन फिक्स्ड है। जैसे क्रिसमस किसी खास दिन को होता है ना, 25 दिसंबर, और किसी खास दिन के लिए हम ऑन लगाते हैं, बट होली का डे फिक्स नहीं है। हो गया? ठीक है, कोई भी फेस्टिवल के लिए ना, कोई भी फेस्टिवल के लिए एट लगाना, लेकिन जिस फेस्टिवल का दिन निश्चित हो, ठीक है, जिस फेस्टिवल का दिन निश्चित हो, जैसे रिपब्लिक डे का दिन निश्चित होता है ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी,
इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, तो जो भी त्योहार का, गांधी जयंती, सबका इंडिपेंडेंस डे, जिस फेस्टिवल का दिन निश्चित हो, डे निश्चित हो, और डे के साथ हम ऑन लगाते हैं, बट होली दिवाली का दिन निश्चित नहीं होता है। एट लगाएंगे, एट। ठीक है, और ओकेजन वर्ड और ईव वर्ड आ गया। ओकेजन और ईव, इसके साथ तो कभी भी एट द ओकेजन नहीं होता। ऑन द ईव ऑफ, पूर्व संध्या, या ऑन द ओकेजन ऑफ, इसके साथ तो फिक्स प्रेपोजिशन ऑन ही लगता है। ठीक है, ये वाला करवा दिया, क्रिसमस के साथ ऑन लगाना। ठीक है, और ईव वर्ड के साथ भी ये नहीं लिखना, लिखवा दिया ऑन लगाना। ही इज बिजी, वो इस क्षण बिजी है, तो वो इस क्षण बिजी है, एग्जैक्ट बताया जा रहा है। ही इज बिजी इन द मोमेंट नहीं होता, एट द मोमेंट। ठीक है, एट द मोमेंट मतलब उस क्षण, पक्का टाइम बता रहा है। न्यू ईयर का दिन, इतना बेवकूफों वाली बात क्यों कर रहे हो? न्यू ईयर का दिन फिक्स है ना, तो एट क्यों लगाओगे? एट द मोमेंट होता है, इन द मोमेंट। ये वाला तो बस ऐसे ही समझा दे रही हूँ, यहाँ से उतना कोई खास एरर नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे ऐसे लिखो, इन और विद इन, इन और विद इन। ठीक है, एरर कहाँ से आता है? दोनों में से कोई एक करेक्ट है। अगर मैंने दोनों करेक्ट लिखा, जैसे मैंने दोनों लिख दिया, दोनों करेक्ट है, जैसे लिखा मैंने आई विल रिटर्न, ये बस आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पोकन में यूज कर लेना। आई विल रिटर्न द बुक इन अ डे, बीच में 2 लाइन छोड़ देना, मैं तुम्हें एक दिन में बुक रिटर्न कर दूंगा। और मैंने लिखा आई विल रिटर्न द बुक विद इन अ डे, मैं तुम्हें एक दिन के अंदर बुक रिटर्न कर दूंगा। अगर अगर वैसे तो हिंदी नहीं करना है, लेकिन अगर हिंदी करते हैं ना, मैं तुम्हें एक दिन में बुक रिटर्न करूंगा और मैं तुम्हें एक दिन के अंदर कर दूंगा। तो दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या है कि मैं तुम्हें एक दिन से पहले ही रिटर्न कर दूंगा। आप कहीं जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप 15 मिनट से पहले ही आ जाओगे, 15 मिनट के अंदर ही आ जाओगे, तो आप विद इन लगाना। विद इन 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट से पहले, और इन 15 मिनट्स का मतलब है आपको 15 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है। तो ये इनको हम किस सेंस में यूज करते हैं? आफ्टर के सेंस में, इन सेंस ऑफ आफ्टर। आपको लग रहा है कि आपको 15 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है, या 15 मिनट के बाद ही आप आओगे, तो आफ्टर लगा देना। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आप समय सीमा से पहले कर लोगे, बिफोर में ही कर लोगे, तो वहां पे विद इन लगा देना। यहाँ से इसलिए एरर नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे है कि अब मुझसे तुम एक दिन के बाद ही बुक मांगना, मेरे को पूरा एक दिन लगेगा, बट यहाँ तो हो सकता है एक दिन से पहले ही रिटर्न कर दे। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट।
ये बिफोर के सेंस में और एक आफ्टर के सेंस। स्टक हो गया। यही चीज मैंने समझाया है आपको, फिर लिखना मत शुरू कर देना। आई विल रिटर्न द बुक इन 5 days, मतलब 5 दिन के बाद ही मैं करूंगा, जब 5 दिन हो जाएगा। और यहाँ मैं 5 दिन के अंदर ही कर दूंगा। विद इन का मतलब है समय सीमा से पहले। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द वर्क इन एन आवर। स्टूडेंट्स काम को 1 घंटे में करेंगे, उनको पूरा 1 घंटा लगेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटे से पहले ही कर लोगे तो विद इन एन आवर लिख लो। लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। ये सब सेंटेंस ना थोड़ा स्पीड में कॉपी करिए। जीडी वगैरह का वैकेंसीज बढ़ा दिया इन्होंने, देखना है कि सीजीएल का कितना ला रहे हैं। हो गया, पेमेंट कर दूँ? कर दो, मैं आके देख। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ ड्यूरिंग और वाइल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर से स्लाइड का मत कॉपी करने लगना। जो जो एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, ये जो वाइल है ये मैंने वैसे आपको कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया है। ये वाइल का 2 मतलब है, ठीक है। एक वाइल टाइम बताता है, ठीक है, और टाइम बताता है और उसका मतलब दौरान, वाइल आई वॉज वर्किंग, मेरे काम करने के दौरान उसको मुझे चोट लग गई, ऐसा वाला। और एक वाइल का मतलब होता है जबकि, और उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ये मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस मतलब विरोधाभास वाले सेंटेंस। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव जाएगा, दूसरा पॉजिटिव। सेंटेंस देखना, ही गॉट हर्ट while playing, उसको खेलने के दौरान चोट लग गई। तो यहाँ का while टाइम बता रहा है, ठीक है, यहाँ का while टाइम बता रहा है और दौरान का सेंस है, ठीक है? उसको खेलने के दौरान, जब वो खेल रहा था तो उसको चोट लग गई। ओके, या अगर मैं ऐसा लिखूं, he got hurt while he was playing। अच्छा, दोनों सेंटेंस में जरा डिफरेंस बताना। दोनों सेंटेंस का मतलब तो सेम है, ओके, बोथ द सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग। ही गॉट हर्ट, उसको खेलने के दौरान चोट लग गई, और उसको भी जब वो खेल रहा था उसको चोट लग गई। तो यहाँ भी वाइल टाइम ही बता रहा है, जब वो खेल रहा था, और यहाँ भी वाइल टाइम ही बता रहा है। दोनों जगह टाइम बता रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सही है, बट दोनों में वाइल वर्ड का यूज अलग है। देखो, यहाँ वाइल के तुरंत बाद आईएनजी आ गया इसका, और वाइल के तुरंत बाद आईएनजी है, और ये आईएनजी जीरेंड है। ये आईएनजी कहीं से वर्ब नहीं है। आईएनजी वर्ब तब होता है ना जब उस आईएनजी के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगा के जब आईएनजी लगा हो तब हम उस आईएनजी को वर्ब मानते हैं। लेकिन यहाँ तो बगैर इज, एम, आर का लगा है, तो ये आईएनजी जीरेंड है। और जीरेंड भी तो नाउन होता है, ओके, जीरेंड भी तो नाउन होता है। तो यहाँ का वाइल क्या है? यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद एक नाउन आता है। तो यहाँ का नाउन जीरेंड के रूप में है। बट यहाँ देखो, यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ ये कंजंक्शन है।
क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट ही तो सब्जेक्ट है, ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे जैसे लिखा मैंने ही इज, या ऐसा लिख दिया मैंने शी इज फॉन्ड ऑफ हिम, शी जो है हिम को पसंद करती है, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, बट ही तो सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। तो यहाँ का जो वाइल था ये कंजंक्शन था। नो डाउट दोनों जगह का वाइल टाइम ही बता रहा है, बट एक प्रेपोजिशन था और दूसरा कंजंक्शन था। हाँ, दूसरा कंजंक्शन था, अदरवाइज दोनों टाइम बता रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे वाइल को एज अ एडजेक्ट ये कंजंक्शन नहीं पढ़ेंगे, एज अ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वाइल टाइम बताता है, और दूसरा ये लिखा मैंने वाइल ही वर्कड हार्ड, जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की। ये मैंने वैसे कंजंक्शन में बताया, ही फेल्ड, जबकि कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, कड़ी मेहनत किया पॉजिटिव और फेल हो गया नेगेटिव। तो यहाँ वाइल को मैंने कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस में यूज किया है, और यहाँ का वाइल भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन है, कैसे पता चला? ये सब्जेक्ट है और वर्ब। प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता। तो मुझे बताना था ना कि वाइल का दो मतलब होता है, एक वाइल टाइम भी बताता है जहां उसका मतलब दौरान के सेंस में हो, और एक वाइल जबकि का सेंस भी आता है। बेचारे ने जबकि कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, और जबकि वाला सेंस में हो तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। ये तो क्लियर है। हाँ, जैसे जैसे बच्चे पढ़ लेते हैं ना कि मैम वाइल के साथ हमने पढ़ा है, वाइल के साथ तो हमेशा आईएनजी आता है ना, आता है, लेकिन जब वाक्य में वाइल प्रेपोजिशन का काम करेगा, क्योंकि आईएनजी क्या है? जीरेंड है, और जीरेंड क्या है? नाउन है। तो वाइल प्रेपोजिशन का काम करेगा तभी तो उसके बाद नाउन आएगा। बट यहाँ का वाइल कंजंक्शन है, इसके बाद कोई नाउन थोड़ी आएगा, आईएनजी थोड़ी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो मैं वाइल को एज अ कंजंक्शन ना यूज करके एज अ प्रेपोजिशन यूज करूंगी, क्योंकि एज अ प्रेपोजिशन वाइल और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है? प्रेपोजिशन में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। वाइल को अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन में यूज करना है ना, तो हमें वाइल को एज अ कंजंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम वाइल को एज अ प्रेपोजिशन यूज करूंगी, ठीक है, कंजंक्शन यूज नहीं करूंगी, एज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि अभी हम अच्छा वाइल एक और चीज होता है। हाँ, एक तो और बता दिया मैंने, ये जो वाइल है ना, वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, वाइल कंजंक्शन भी होता है, वाइल नाउन भी होता है, और वाइल वर्ब भी होता है। कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है, नाउन वर्ब सब होता है। ये देखो, जैसे मैंने लिखा ही गॉट, आज वाइल वर्ड का पोस्टमार्टम ही कर डालेंगे हम लोग। वाइल का दो मतलब होता है, एक टाइम बताता है, एक विरोधाभास में। ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, ठीक है। फिर एक सेंटेंस लिखा था मैंने, वाइल ही वर्कड ही फेल्ड, कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल हो गया। फिर लिखा मैंने वेट, आई विल वेट फॉर अ वाइल, मैं एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वेट करूंगा। और दे वाइल अवे देयर टाइम। वो कितना सुंदर से यूज किया है। यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। और आप बोलोगे मैम आईएनजी तो वर्ब होता है, आईएनजी वर्ब तब होता है जब उसके पहले इज एम आएगा, बट यहाँ का आईएनजी जीरेंड, और जीरेंड भी तो नाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड भी आ सकता है, क्योंकि जीरेंड भी नाउन होता है। तो यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है। अब यहाँ का वाइल कंजंक्शन है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता ना। यहाँ का वाइल कंजंक्शन। अब नीचे वाला देखो, आई विल वेट, मैं कुछ एक फॉर अ वाइल, जैसे बोलते हैं ना वेट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वेट करो। यहाँ अ लगा है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। और एक फ्रेजल वर्ब होता है वाइल अवे,
फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब से और प्रेपोजिशन से। वाइल अवे का मतलब है ना अपना टाइम पास करना, बिना मतलब अपना टाइम बर्बाद करना, बिना कुछ काम किए अपना टाइम वेस्ट करना। वाइल अवे का मतलब है एकदम टाइम बिताना। तो ये तो दे सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को तो एक वर्ब चाहिए, तो यहाँ का वाइल वर्ब है, तो वाइल को एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, वाइल अवे। दे वाइल अवे देयर टाइम मतलब वो अपना टाइम बिताते हैं, कुछ कॉन्क्रीट कोई सॉलिड चीज नहीं करते, अपना ऐसे ही टाइम पास करने वाला सेंस में वाइल अवे। वाइल अवे जब फ्रेजल वर्ब टाइप करोगे ना तो आप टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब टू स्पेंड टाइम आइडली, रिलैक्स कर रहे हैं, बिना कुछ किए रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ओके, तो वाइल का देखो कितना सारा मतलब जा सकता है। वाइल अवे मतलब टू स्पेंड टाइम आइडली, बिना कुछ किए रिलैक्स है एकदम, तो वाइल सब हो सकता है। लेकिन अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम वाइल को एज अ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। तो वाइल भी प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, एज अ कंजंक्शन नहीं पढ़ेंगे। ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन होता है, और दोनों टाइम बताता है वाइल, ठीक है। दोनों का मतलब होता है दौरान, खेलने के दौरान, पढ़ने के दौरान, महाभारत वॉर के दौरान, दोनों टाइम बताता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाइल के बाद आईएनजी आता है, ओके। ड्यूरिंग के बाद ना देखो दो तरह का नाउन, एक असली नाउन होता है और एक नकली नाउन होता है, चाइनीज नाउन। नकली नाउन कौन है? नकली नाउन ये जीरेंड और इन्फिनिटिव होते हैं, ओके। जिसमें नकली नाउन क्यों बोलते हैं? होता तो ये वर्ब है बट काम करता है नाउन का, ठीक है। तो वाइल के बाद भी नाउन आता है बट ये नकली वाला नाउन, जीरेंड वाला नाउन। और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी नाउन आता बट असली वाला, ठीक है। यहाँ जीरेंड वाला। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लिख लो पहले। हाँ अरविंद, एंड द सब आर्टिकल होता, मतलब इतना इतना हालत खराब है कि ये भी नहीं पता है कि आर्टिकल एंड द सब आर्टिकल होता है। ठीक है, अब लिख रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब देखो, मैंने लिखा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के बाद भी नाउन आता है, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, महाभारत वॉर के दौरान। वाइल के बाद आईएनजी लगाना, बट ड्यूरिंग के बाद आईएनजी मत लगाना। ड्यूरिंग के बाद असली वाला नाउन आता है और वाइल के बाद नकली वाला नाउन जीरेंड के फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत देयर वाज इमेंस ब्लडशेड, बहुत खून खराबा एंड बहुत लोग मारे गए थे, ब्लडशेड। या he got या he was knocked down, knocked down का मतलब है ठोकर मार के गिराना। he was knocked down while crossing the road, रोड क्रॉस करते समय
नॉकडाउन, ठोकर मार कर गिर जाना। ये देखो, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारता, महाभारत वॉर के दौरान या रोड क्रॉस करने के दौरान उसको कार ने टक्कर मार दिया, ऐसा वाला कुछ सेंस है। तो दोनों का मतलब तो सेम है, बट ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, उसके बाद भी नाउन आएगा, बट असली वाला नाउन। वॉर असली वाला नाउन है, जीरंड वाला नहीं है। बट वाइल के बाद जीरंड वाला नाउन आएगा, आईएनजी वाला। ठीक है, जीरंड चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है। नकली मतलब आईएनजी आएगा, वाइल के बाद आईएनजी आएगा जो कि नाउन है जीरंड के रूप में, और ड्यूरिंग के बाद आईएनजी नहीं आता। ठीक है, ये भी हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स दे दे रही। वी इंजॉयड, अगर हमें यहाँ पे वाइल चुनना होता, हमने ट्रिप के दौरान इंजॉय किया। एवरीवन वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग या वाइल द स्पीच, स्पीच के दौरान, भाषण के दौरान। देयर वाज फॉग ड्यूरिंग या वाइल द मॉर्निंग। अब देखो, वी इंजॉयड, ट्रिप असली वाला नाउन है, लेकिन वाइल के बाद तो आईएनजी वाला नाउन चाहिए, तो ड्यूरिंग होगा। उसी तरह एवरीवन वाज प्रेजेंट, वाइल द स्पीच नहीं होगा, क्योंकि वाइल के बाद तो आईएनजी वाला नाउन चाहिए। उसी तरह ड्यूरिंग द मॉर्निंग होगा, वाइल द मॉर्निंग नहीं होगा। सुबह के दौरान, भाषण के दौरान, ट्रिप के दौरान। ठीक है, ये प्रेपोजिशन। हाँ, अभी मैं आपका जल्दी टेस्ट लूंगी। एक बार मुझे बताना, आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है सब? जो जो मैंने टॉपिक दिया था, रिवीजन हो गया है? वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब का, टेंस का, कंजंक्शन का, क्वेश्चन टैग का। और मैंने क्या डिसाइड किया है ना, आप लोगों का टेस्ट में 1 बजे वाले बैच में किसी दिन लूंगी। ठीक है, कल परसों जब भी 1 बजे वाले बैच में लूंगी। उससे क्या होगा ना कि दोनों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास तो 1 बजे वाला बैच भी है ना। 1 बजे वाले बैच में किसी दिन लूंगी, और वो भी समुद्र मंथन वाला वेस्ट नहीं करूंगी। थर्सडे या ट्यूसडे में से लूंगी। तो ट्यूसडे तो बीत ही गया, मोस्ट प्रोबेबली देखती हूँ थर्सडे को लूंगी। बस टेंस बचा हुआ है। अगर टेंस आपका बचा हुआ है तो कर लेना, परसों ले लूंगी। 3 दिन और चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। 1 बजे वाले में ना दोनों बच्चों का फायदा हो जाए। हाँ, अब वाइल देखो, ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, लिखने की क्या जरूरत? वाइल आई वॉज वॉचिंग। खैर यहाँ तो एज अ प्रेपोजिशन है ही नहीं, ये तो एज अ कंजंक्शन यूज हो गया। ठीक है, लेकिन वाइल फिर भी आईएनजी लगा है ना। ठीक है, वाइल या प्रेपोजिशन हो या कंजंक्शन के वे में हो, तो उसके साथ तो आईएनजी लगेगा। सैटरडे को ले लीजिएगा।
सैटरडे को जब लेने लगूंगी ना तो बोलोगे कि अभी भी नहीं हुआ है। करिए, जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सैटरडे को ही ले लूंगी, सैटरडे को ही ले लूंगी। सैटरडे को ना एक अच्छा से देखती हूँ। मॉर्निंग, दोनों अनुराग, दोनों में डिफरेंस है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, या मॉर्निंग के दौरान, कुछ भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ठीक है, दोनों सही है। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक। इन द मॉर्निंग, सुबह को। ड्यूरिंग, सुबह के दौरान। सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से, अलग अलग सेंस जाएगा। हाँ, अब आ जाओ। ये सारे अनटिल, टिल, बाय, ये सारे क्या है? ये सारे इंटरचेंजेबल है, इसीलिए ना यहाँ से बहुत एरर नहीं आता। इंटरचेंजेबल का मतलब है आप एक के बदले दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी दे रही हूँ, रुको रुको, ऐसे ऐसे मत लिखो। देखो, अनटिल में डबल वाला मत डालना। अनटिल में सिंगल वाला एल होता है, टिल में डबल वाला, और बाय में, जहां पे सब सही है ना, ठीक है, जहां पे सब सही है वहां से एरर थोड़ी आता है। ये इंटरचेंजेबल, एक के बदले दूसरा लगा सकते। वैसे बाय, बाय को मैं और भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। अनटिल और टिल पहले पढ़ाती हूँ। ये अनटिल जो है, ये मैंने आपको अनटिल और अनलेस उसमें भी पढ़ाया है ना, कंजंक्शन चैप्टर में। कभी कभी अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, टिल और अनटिल दोनों लिख लो। और कभी कभी ये कंजंक्शन भी होता है। जैसे लिखा मैंने, आई विल वेट अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आ जाता है मैं वेट करूंगा। उसी तरह आई विल नॉट गो टिल ही कम्स। अब यहाँ पे देखो, या लिखा, आई विल वेट अनटिल मंडे। जब भी प्रेपोजिशन पढ़ना है ना, उसको एकदम कंबाइन करते रहना है कंजंक्शन से, थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहना। आई विल वेट टिल मंडे। चलिए लिखिए पहले। ऊपर वाले में इट क्या है? ऊपर वाले में अनटिल क्या है? देखो, अनटिल कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन है। अगर प्रेपोजिशन होता तो उसके पास ऑब्जेक्ट आता ना, बट ये तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बट ये तो सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। अगेन ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ये भी कंजंक्शन है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में टिल और अनटिल दोनों कंजंक्शन है, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ठीक है, आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक वेट करूंगा। यहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन है
और यहाँ पे टिल मंडे ये भी प्रेपोजिशन है। और अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम टिल और अनटिल को एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और मैंने आपको बोला था ना ये इंटरचेंजेबल है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। एज अ प्रेपोजिशन आप टिल के बदले अनटिल लगा सकते हो, अनटिल के बदले टिल भी लगा सकते हो। ओके, दोनों सही है। आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक वेट करूंगा, और आई विल वेट टिल मंडे, मैं मंडे तक वेट करूंगा। दोनों सही है, दोनों सही। अब मुझे बाय करवाना है, बाय वाला पहले अच्छे से बता दूं, फिर अलग से करेंगे। अभी थोड़ा सा आई थिंक और बचा होगा, उसके बाद फिर मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस करवाऊंगी। ये लिख लिया है ना सबने? बस यहाँ पे मुझे बताना था ना कि टिल और अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, टिल और अनटिल कंजंक्शन भी होता है, और दोनों टाइम बताता है, और दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों लगा सकते हैं। अब मेरे को बाय बताना, ये बाय बहुत सारा चीज बताता है। ये जो बाय है, अभी अभी चूंकि हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो एक बाय टाइम भी बताता है, ठीक है। एक बाय हम प्लेस के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और एक बाय पैसिव वॉइस में डूअर के लिए भी यूज होता है, डूअर के लिए, कर्ता के लिए। ये सेंटेंस देखना, एक टाइम के सेंस में मैंने लिखा आई विल कम बाय मंडे, ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यहां बाय का मतलब है तक, मैं मंडे तक आ जाऊंगा, या आई विल कम टिल मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊंगा, आई विल कम अनटिल मंडे, मैं मंडे तक आ जाऊंगा। इसीलिए मैंने इंटरचेंजेबल लिखा, यहां से एरर नहीं आएगा क्योंकि तीनों फिट बैठ जाता है। ओके, तीनों एक की जगह दूसरा आप लगा सकते हो। अब देखो, एक बाय जगह भी बताता है, ठीक है। ये वाला बाद में करवाती हूँ। एक बाय जगह भी बताता है, उसका मतलब होता है जहां जगह बताए ना, उसका मतलब होता है बगल में वो आया। बाय का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब है बगल में, या बिसाइड के सेंस में भी जाता है। ऐसे लिखा मैंने कि अभी अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो एक एग्जांपल तो मैंने टाइम वाला दे दिया, वो मंडे तक आएगा, तो यहाँ का बाय टाइम बता रहा, बट बाय और भी चीज बताता है। ही केम एंड सैट बाय मी, तो यहाँ क्या सेंस जा रहा है? यहाँ टाइम का सेंस नहीं जा रहा है, वो आया और मेरे बाय मी, मेरे बगल में बैठ गया, तो यहाँ बाय का मतलब होता है बिसाइड। ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी का मतलब होता है बगल में, बगल में बैठ गया, ठीक है। और फिर एक लिखा मैंने, देयर इज अ टेम्पल बाय द लेक, तो यहाँ बाय कहीं से टाइम नहीं बता रहा, यहाँ क्या है, तालाब के बगल में। ओके, तालाब के जस्ट बगल में मंदिर है, तो यहाँ बाय का मतलब बिसाइड है। तो एक बाय का मतलब प्लेस भी होता है, ठीक है, जो बिसाइड के सेंस में यूज होता है, उसका मतलब बगल के सेंस में यूज होता है, नेक्स्ट टू। लेक के बगल में एक मंदिर है। देखिए इसको एक और बाय, एक्टिव पैसिव में भी आप बाय यूज कर रहे थे डूअर के लिए। लिख लिया। और एक डूअर के लिए भी बाय का यूज होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में, कर्ता के लिए पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ये तो आप पढ़ ही लिए हो, द वर्क वॉज डन बाय हिम। एक बाय का मतलब, एक बाय का मतलब तक, बाय मंडे, एक बाय का मतलब है बगल में, और एक बाय का मतलब द्वारा, डूअर के द्वारा जो काम किया गया। द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा वर्क किया गया, हिम के द्वारा, तो यहाँ डूअर के लिए। चलो यहीं तक रहने देते हैं। ओके, देखो कि अच्छा ये बाय वाला हो गया,
अब नेक्स्ट क्लास ना व्हेन और वाइल करवाऊंगी, फिर प्रेपोजिशन ऑफ। अभी मैंने ड्यूरिंग और वाइल करवाया ना, और एक जगह व्हेन और वाइल भी करना है। कल 10-15 मिनट में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस चलेंगे।